तो 67 तक हो गया था ना। कल की वीडियो में हमने 67 तक देखा था, जो ज़्यादा टाइम ले लिया था। एक्चुअली ना क्या है कि क्वेश्चन जो है ना लेंदी है, तो समझाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना समझाए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेंदी हैं, सो इसी वजह से टाइम लग गया, लेकिन आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। द टेम्पेस्ट इज़ प्रोबेबली 68 क्वेश्चन देखेंगे। द टेम्पेस्ट इज़ प्रोबेबली द डैश प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाई हिमसेल्फ, फर्स्ट, लास्ट, लॉन्गेस्ट या मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, क्योंकि टेम्पेस्ट को ऐसा माना जाता है प्रोबेबली ये शेक्सपियर का क्या है, लास्ट प्ले है, जिसको शेक्सपियर ने खुद ही लिखा है। इनका ये स्वान सॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए इस प्ले को स्वान सॉन्ग कहा गया है, यानी कि ये लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, जिसको इन्होंने किसी की कोलैबोरेशन में नहीं लिखा है, खुद लिखा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं, मतलब शेक्सपियर ने प्ले लिखते समय वास्तविक दुनिया के उस टेम्पेस्ट का स्थान क्या बताया था। मतलब जो वास्तविक दुनिया का टेम्पेस्ट का वो स्थान था, वो क्या था। व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट का क्या मतलब लोकेशन था जब शेक्सपियर ने ये नाटक लिखा था। बरमूडा, साउथ इंडिया, सिप्रस, या फिर आपका आता है माइक्रोनेशिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बरमूडा। ठीक है, ये रियल था, लोकेशन था ये, जहाँ पे रियल में टेम्पेस्ट आया था, तूफान आया था, वहीं पे बरमूडा में। सम एस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ हाईली स्टाइलिज्ड फ्रॉम द ड्रामेटिक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कॉल्ड आ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले के कुछ पहलुओं में क्या होता है, ड्रामेटिक होता है, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के एक उच्च शैलीगत रूप की भावना है, जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्निवॉल या फेटे या फिर मास्क या फिर सोयरी। क्या कहा जाता है, मतलब नाटक का कुछ एस्पेक्ट्स है, नाटक के कुछ पहलू हैं जिसमें आपको ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय और संगीतमय मनोरंजन के लिए एक उच्च शैलीगत रूप की भावना है, जिसे क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, मास्क। ठीक है, म्यूजिकल, ये मास्क का क्या है, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट है, ये कीवर्ड है, याद रखना है इसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन द टेम्पेस्ट द मैजिकल कैरेक्टर दैट गिव्स अप हिज आर्ट हैज़ बीन ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर, क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स, मॉर्लो, शेक्सपियर हिमसेल्फ। द टेम्पेस्ट में जो मैजिकल कैरेक्टर, मतलब जो द टेम्पेस्ट में मैजिकल कैरेक्टर जो अपनी कला को त्याग देता है, मोटे तौर पर किस वास्तविक दुनिया के व्यक्ति के संदर्भ में वो व्याख्यात किया गया है। ठीक है, मतलब जो टेम्पेस्ट में क्या होता है, जो मैजिकल कैरेक्टर है जिसने अपने आर्ट को क्या किया है, त्याग दिया है। अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो किस रियल वर्ल्ड, मतलब किस वास्तविक दुनिया का वो व्यक्ति है जिसके संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है, इंटरप्रेट किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका शेक्सपियर हिमसेल्फ ही है। ठीक है, वो मैजिकल यानी कि जो प्रॉस्पेरो है, जो प्रॉस्पेरो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो है ऐसा कहा जाता है, वो शेक्सपियर है। प्रॉस्पेरो ने एट द एंड प्ले में क्या किया, अपनी मैजिकल जो बुक है उसने पानी में फेंक दिया, यानी कि त्याग दिया कि अब मैं जादू वदू नहीं करूँगा, अब मैं एक आम जैसी ज़िंदगी जीऊँगा जैसे कि जीते हैं, ये जादू वदू वाला काम नहीं करूँगा। इसलिए उसने अपनी बुक को फेंक दिया, ख़त्म कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो उसी तरह शेक्सपियर ही है जिन्होंने ये लास्ट प्ले लिख के राइटिंग को अपने एंड कर दिया है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु और व्हाट कॉजेज द शिपरेक एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि मतलब जो प्ले है द टेम्पेस्ट की शुरुआत में जहाज के डूबने का कारण कौन और क्या होता है। ठीक है, जब शुरुआत में वो शिपरेक होता है तो इसका कारण क्या है और कौन है, कारण क्या है और कौन है बताना है। यहाँ पे पोसीडॉन है, या फिर व्हिर्लपूल है, भंवर जिसे बोला जाता है, प्रॉस्पेरो खुद ही है, या बोट्सवैन्स बैड सेलिंग है, कि जो बोट्सवैन की जो खराब नौकायन है वो है, मतलब उसने खराब नहीं चला पाया है नाव को, इस वजह से।
ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। प्रॉस्पेरो खुद है, कोई रियल थोड़ी ना टेम्पेस्ट आया था। टेम्पेस्ट में जो शिप रैक हुआ था वो वाकई में एक, ये थोड़ी ना था कि एक हादसा था, रियल हादसा था, वो कराया गया था। किसने कराया था? प्रॉस्पेरो ने एरियल के साथ मिलके कराया था। ठीक है, एरियल को कहा था करने के लिए, तो एरियल ने किया था, वो जानबूझ के शिप रैक किया गया था। आफ्टर द शिप रैक व्हाट डज प्रॉस्पेरो ऑर्डर एरियल टू डू? शिपरैक के बाद प्रॉस्पेरो एरियल को क्या करने का आदेश देता है? बिकम इनविजिबल, कि अदृश्य हो जाओ, गायब हो जाओ। ठीक है, अटैक द लॉर्ड्स, कि लॉर्ड्स पर आक्रमण करने के लिए, कि बिल्ड अ बोट, कि जाके नाव बनाओ, कि मेक अ फिस्ट, एक दावत बनाओ। तो क्या कहता है? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जब ये शिपरैक करा देता है इससे एरियल से, तो कहता है बिकम इनविजिबल, गायब हो जाओ। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु प्लॉट्स टू मर्डर द शिपरैक्ड लॉर्ड्स एज दे स्लीप इन द टेम्पेस्ट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मतलब जहाज में जो शिपरैक हैं, मतलब जहाज के डूबे हुए लोगों की हत्या की साजिश कौन करता है? ठीक है, जब शिपरैक्ड हुआ था तो उसमें जो लोग, बहुत सारे लोगों का मर्डर भी हुआ है। तो आखिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग किसने किया था? टेम्पेस्ट में, जब वो सो रहे होते हैं उसी समय। कैलिबन, ट्रिंक्यूलो, स्टीफेनो, कैलिबन, फर्डिनेंड, मिरांडा, स्टीफेनो एंड एंटोनियो। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, स्टीफेनो एंड एंटोनियो। ठीक है, जब वो सो रहे होते हैं उस समय प्लानिंग और प्लॉटिंग कौन करता है? तो ये लोग करते हैं। प्रॉस्पेरो की बात नहीं हो रही है, शिपरैक्ड में, शिपरैक्ड के बाद। ठीक है, जो डूबे हुए लोगों की हत्या की साजिश कौन करता है? हु गेट्स ड्रंक एंड रॉकस इन द टेम्पेस्ट? तो टेम्पेस्ट में कौन नशे में धुत होकर शोर मचाता है? कौन ड्रंक है और नशे में धुत होकर वो शोर मचाता है? फर्डिनेंड, मिरांडा, प्रॉस्पेरो, स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो एंड कैलिबन, अलोंसो, गुंजालो, सेबेस्टियन, एरियल, कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन मचाता है? स्टीफेनो रहता है, ट्रिंक्यूलो रहता है और कैलिबन। यही तीनों लोग नशे में धुत होकर शोर मचाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। व्हाट आर फर्डिनेंड एंड मिरांडा डूइंग व्हेन प्रॉस्पेरो रिवील्स देम टू द लॉर्ड्स? ठीक है, जब प्रॉस्पेरो ने लॉर्ड्स को फर्डिनेंड और मिरांडा के बारे में बताया तो वो क्या कर रहे होते हैं? ठीक है, स्पाइंग ऑन द लॉर्ड्स, मतलब लॉर्ड्स की जासूसी कर रहे होते हैं, कि प्लेइंग चेस, शतरंज खेल रहे होते हैं, या चॉपिंग वुड, लकड़ी काट रहे होते हैं, या स्टेलिंग क्लॉथिंग, कपड़े चुरा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लेइंग चेस। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, उस समय क्या कर रहे होते हैं? प्लेइंग चेस खेल रहे होते हैं। हु इज़ द किंग ऑफ नेपल्स इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में किंग ऑफ नेपल्स कौन है? प्रॉस्पेरो, अलोंसो, सेबेस्टियन या एंटोनियो? तो किंग ऑफ नेपल्स कौन है टेम्पेस्ट में? प्रॉस्पेरो तो मिलान का रहता है, सेबेस्टियन रहता नहीं है। ठीक है, सेबेस्टियन अलोंसो का भाई रहता है। एंटोनियो कौन रहता है? प्रॉस्पेरो का भाई। यहाँ पे जो किंग ऑफ नेपल्स हैं वो किसे कहा गया है? अलोंसो को। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट हैज़ प्रॉस्पेरो बीन डूइंग इन द आइलैंड फॉर द 12 ईयर्स? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरो आइलैंड पर क्या कर रहा है 12 वर्ष तक, 12 ईयर्स तक वो आइलैंड पे क्या कर रहा होता है? बोट बना रहा होता है, या फिर हाइडिंग, छिपाना, या प्लॉटिंग, मर्डर, हत्या की साजिश वजिश कर रहा है, या रिफाइनिंग हिज मैजिक, जादू को, अपने जादू को निखार रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग हिज मैजिक। 12 साल से वो द्वीप पे क्या कर रहा है? आइलैंड पे अपनी जादू को निखारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू फॉर एरियल? तो ये अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरो ने एरियल के लिए क्या किया है? रिलीज्ड हिम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसे इम्प्रिजनमेंट से रिहा कर दिया, कारावास से, या टॉट हिम मैजिक, उसे जादू सिखा दिया, गिव हिम मनी, उसे पैसे दिया, हेल्प हिम किल साइकोरिक्स, की साइकोरिक्स को मारने में उसकी मदद की है, क्या किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रिलीज्ड हिम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, उसे कारावास से बाहर कर देता है, इसी वजह से उसे छुड़ा लेता है जहाँ पे ये बंद रहता है। आई थिंक साइकोरेक्स इसको कैद की रहती है, आई थिंक। ठीक है, तो वहाँ से ये इसको छुड़ा लेता है, जिसके कारण बेचारा इसकी सारी बात इसको माननी पड़ती है कि मेरी सारी बात मानो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ठीक है, व्हाट हेल्प प्रॉस्पेरो टू एस्केप टू द आइलैंड वेयर द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस? प्रॉस्पेरो उस आइलैंड तक भागने में किसने मदद की है जहाँ नाटक की घटना घटती है? तो प्रॉस्पेरो को। ठीक है, ठीक है, तो हु हेल्प प्रॉस्पेरो टू एस्केप द आइलैंड, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
की प्रॉस्पेरो उस आइलैंड तक भागने में किसने मदद की प्रॉस्पेरो की, जहाँ ये प्ले की घटना घटती है? फर्डिनेंड अलोंसो, एरियल, गुंजेलो। तो कौन मदद करता है? गुंजेलो। ठीक है, गुंजेलो ही मदद करता है। हु प्रोवाइड्स द मेन कॉमिक रिलीफ इन द प्ले टेम्पेस्ट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हु प्रोवाइड्स द मेन कॉमिक रिलीफ, ठीक है, हु प्रोवाइड्स द मेन कॉमिक रिलीफ इन द प्ले टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि टेम्पेस्ट प्ले में कॉमिक रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है, यानी कि जोकर का काम कौन करता है, यानी कि क्लाउन का काम कौन करता है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ट्रिंक्यूलो। ट्रिंक्यूलो वैसे आता है, स्टीफेनो भी करता है। ठीक है, दोनों का नाम एक साथ आएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये सिर्फ सिंगल नेम आ रहा है तो ट्रिंक्यूलो ही आएगा। आज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट करना है। हाउ मेनी मेन प्लॉट्स डज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हैव? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में कितने मुख्य प्लॉट्स हैं। ठीक है, प्लॉट्स पूछा गया है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में मुख्य मेन प्लॉट्स कितने हैं। 1 2 3 4 कितने प्लॉट्स हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 प्लॉट्स हैं। ठीक है, कितने प्लॉट्स हैं? 2 प्लॉट्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के प्ले जो है उसकी शुरुआत में हाउ डज हेनरी फील अबाउट हैरी? हेनरी जो है वो हैरी के बारे में क्या फील कर रहा होता है? डिसअपॉइंटेड, प्राउड, इनडिफरेंट, फियरफुल। तो ये क्या, आई थिंक मैंने हेनरी 6 पढ़ाया है ना, हेनरी फोर्थ नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या फील कर रहा होता है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आपने पढ़ा होगा तो रिलेट कर पा रहेंगे। हु इनिशियली सजेस्ट द रॉबरी ऑफ द वेल्दी ट्रेवलर्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो वेल्दी ट्रेवलर्स की लूट का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? यानी उसमें कहा जाता है कि एक वेल्दी ट्रेवलर्स आ रहे हैं, लोग क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। ये हैरी मिलके, फाल्स्टाफ, पॉइंट्स, बारडोल्फ, ये सारे एक ग्रुप रहता है और ग्रुप रह के ये लोग लूटते हैं, लूटने का काम करते हैं। तो उस समय भी यही हुआ था कि लूटने, जो वेल्दी ट्रैवलर्स आ रहे हैं इनको लूटा जाएगा। तो ये आखिर ये सुझाव देता कौन है शुरुआत में, ये पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पॉइंट्स ही देता है। अच्छा, ये ग्रुप रहता है जिसमें आपका हैरी भी रहेगा। हैरी वही हेनरी 5th बार लास्ट में जाके बनता है, यही हैरी हेनरी 5th बनता है लास्ट में जाके। ठीक है, और फाल्स्टाफ, पॉइंट्स, बारडोल्फ, ये सब एक ग्रुप का नाम है, इसमें इतने सारे दोस्त हैं। Who does Henry suggest might make a more rightful king than his son? ठीक है, हेनरी 4th जो रहते हैं ये हैरी के ही फादर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हेनरी के अनुसार उनके सन से अधिक योग्य राजा कौन हो सकता है? वॉरचेस्टर, या फिर आपके आर्चीबॉल्ड, या मॉर्टिमर, या हॉटस्पर। ये हेनरी का कहना था कि उनके पुत्र से अधिक योग्य राजा कौन हो सकता है। जो हेनरी 4th पार्ट 1 में किंग हेनरी हैं उनकी बात कहा जा रहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इनके हिसाब से हॉटस्पर सबसे योग्य राजा हो सकता है। हु सेव्स हेनरीज लाइफ इन द बैटल? तो बैटल में जब युद्ध होता है तो उस समय हेनरी के जीवन को कौन बचाता है? हैरी की, फाल्स्टाफ की, लॉर्ड जॉन, या वॉल्टर ब्लंट? कौन बचाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे इनका बेटा ही बचाता है, हैरी। ये इनका शॉर्ट नेम है, हैरी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज हॉटस्पर्स फादर इन हेनरी 4th पार्ट 1? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी 4th पार्ट 1 में हॉटस्पर के पिता कौन है? ठीक है, हॉटस्पर के पिता कौन है? डगलस की वॉरचेस्टर, रिचर्ड, या नॉर्थम्बरलैंड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज हैरीज यंगर ब्रदर नेम इन हेनरी 4th पार्ट 1? हेनरी 4th पार्ट 1 में जो हैरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? हेनरी की, थॉमस की, जॉन की, एडवर्ड? हैरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? 2 बेटे रहते हैं तो जॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। Which character in the play Henry 4th Part 1 is a conflation of 2 historical figures? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी 4th Part 1 में प्ले में कौन सा कैरेक्टर 2 ऐतिहासिक व्यक्तियों का सम्मिश्रण है? कौन सा वो कैरेक्टर है जो 2 हिस्टोरिकल फिगर का एक कन्फ्लेशन है, यानी कि मिश्रण है, सम्मिश्रण है? मॉर्टिमर है, हैरी है, पर्सी है, फाल्स्टाफ है? तो राइट आंसर यहाँ पे हेनरी पर्सी है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। Which character in Henry 4th Part 1 claims to be able to wield magic? ठीक है,
यहाँ पे क्या कहा है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में कौन सा कैरेक्टर जादू चलाने में सक्षम होने का दावा करता है कि उसे जादू चलाने आता है? ओवेन ग्लिंडर या फिर बारडोल्फ है या फिर गैटशील है या मिस्टर स्क्विकली है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, ओवेन ग्लिंडर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज रिचर्ड स्क्रूप्स टाइटल इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो रिचर्ड स्क्रूप का टाइटल क्या है? अर्ल ऑफ मार्च है या आर्क बिशप ऑफ यॉर्क है या वेस्टमोरलैंड के यानी कि अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड है या आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी है? तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो स्क्रूप का टाइटल है वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यॉर्क का आर्क बिशप। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कैरेक्टर अंडरगोज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1? तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में प्ले के दौरान किस कैरेक्टर का सबसे बड़ा नाटकीय विकास हुआ है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुआ? हैरी, हेनरी, हॉटस्पर या फाल्स्टाफ का? तो यहाँ पे आपके हैरी का हो जाता है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से जो हेनरी फिफ्थ बनते हैं ये यही रहते हैं। व्हाट विल हैरी डू टू फाल्स्टाफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट 2? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में हैरी फाल्स्टाफ के साथ क्या करेगा? हैरी जो है फाल्स्टाफ के साथ ये इसका दोस्त रहता है, नाइट हिम, ठीक है, किल हिम, सर्व हिम, डिसोन हिम। क्या करेगा? डिसोन मतलब अस्वीकार करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा डी, उसे अस्वीकार करेगा, छोड़ देता है साथ उसका जब हेनरी फिफ्थ बन जाता है। अकॉर्डिंग टू फाल्स्टाफ व्हाट इज ऑनर? फाल्स्टाफ के अनुसार सम्मान क्या है? ऑनर क्या है? एक नेसेसिटी एक अनेसेसिटी फ्रॉम गॉड, या फिर एक वर्ड है, शब्द है, या मैंडेट फ्रॉम गॉड, ईश्वर का आदेश है, ट्रैप है, एक जाल है। सम्मान क्या है? एक आवश्यकता है, एक शब्द है, ईश्वर का आदेश है या एक जाल है? तो सम्मान, इनके अनुसार सम्मान एक वर्ड है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ डज फाल्स्टाफ अल्टीमेटली सीम टू रिगार्ड हैरी? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फाल्स्टाफ अंततः हैरी को किस प्रकार देखता है? एज अ सन, राइवल, फ्रेंड, मील टिकट, किस रूप में देखता है? तो एज अ फ्रेंड, अंततः वो एज अ फ्रेंड ही देखेगा, शुरुआत से ही लास्ट तक उसका दोस्त रहता है भाई वो। लेकिन हैरी के अंदर चेंजेस आ जाती है ना, क्योंकि वो राजा बन जाता है। हेनरीज मॉरल लेजिटिमेसी ऑलवेज रिमेन्स क्लाउडेड बिकॉज ही मे हैव। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी के जो लेजिटिमेसी है यानी कि नैतिक वैधता, मॉरल लेजिटिमेसी, नैतिक वैधता हमेशा धुंधली रहती है, क्योंकि हो सकता है कि उसने क्या किया है? हेल्प्ड मर्डर रिचर्ड सेकेंड, या हैड एन अफेयर, की बिट्रेड इंग्लिश सीक्रेट्स, की बीन बॉर्न इलेजिटिमेट। आखिर जो हेनरी की जो नैतिक वैधता थी वो हमेशा धुंधली क्यों दिखाई देती है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, जो किंग हेनरी है? क्यों? आखिर इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? रिचर्ड सेकेंड के मर्डर में हेल्प की थी, तब तो जाके ये बने थे हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हैरी बिलीव्स दैट बाय किलिंग हॉटस्पर ही विल बी एबल टू मेक हॉटस्पर डैश हिज ओन सोल्जर्स, लैंड, ऑनर, फैमिली। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैरी का मानना है कि हॉटस्पर को मारकर वो हॉटस्पर को अपना बना सकेगा। क्या बना सकेगा? मतलब उसको लगता है, हैरी को लगता है कि मैं हॉटस्पर को मार दूंगा, मारने के बाद हॉटस्पर को क्या बना दूंगा? सोल्जर, लैंड, ऑनर या फैमिली। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, हॉटस्पर्स ऑनर हिज ओन। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द प्ले इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 हुज फॉर्म ऑफ रूलरशिप डज शेक्सपियर सीम टू एंडोर्स? तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में प्ले के एंड में शेक्सपियर किसके शासन प्रणाली का समर्थन करना प्रतीत करते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि प्ले के अंत में शेक्सपियर किसके शासन प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं? हेनरी के, कि हॉटस्पर के, कि रिचर्ड के, कि हैरी के? ठीक है, तो हैरी के, जो हेनरी फिफ्थ बनता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज हैरी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की बात कर रहा है, विलिंग टू डू दैट हेल्प्स हिम मेक फ्रेंड विद द कैरेक्टर्स एट द टैवरेन? तो हैरी
जो हेनरी फोर्ड पार्ट 1 में है, ऐसा क्या करने को तैयार है जिससे उसे शराब खाने के कैरेक्टर से दोस्ती करने में मदद मिलती है? स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, प्ले द फूल, स्पीक देयर लैंग्वेज, रिलाई ऑन हिज ब्रीडिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्पीक देयर लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ से शायद नहीं, अभी तो क्वेश्चन है यही चल रहा है। इन अ लिटरेरी सेंस से यानी कि साहित्यिक दृष्टि से, हु इज़ फाल्स्टाफ डबल इन द प्ले हेनरी। ठीक है, प्ले में हु इज़ फाल्स्टाफ डबल इन द प्ले हेनरी पार्ट वन प्ले में फाल्स्टाफ का हमशक्ल कौन है? ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए हेनरी पार्ट 1 में फाल्स्टाफ का जो डबल फेसेस हम शक्ल कौन है? हेनरी है कि हैरी है कि हॉटस्पर है कि वॉरचेस्टर है? तो है हेनरी है। ठीक है, अब यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट है। विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा सेंटेंस आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है? ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव क्या होता है? ट्रांसिटिव आपका जिसको आप व्हाट या हुम से जो आंसर मिलेगा, जो व्हाट और हुम से क्वेश्चन कर रहा हो उसका आंसर मिल जाए, वो ट्रांसिटिव है। यानी कि ट्रांसिटिव को अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंट्रांसिटिव क्या करता है? इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट सेंस अपने ही दे देता है। तो वही है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, साफ साफ पूरी कंप्लीट मीनिंग दे दिया है। ही रैन, वह दौड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठ रहा है व्हाट या होम का। द बॉय किक्स द फुटबॉल। आई फील अ सीवर पेन इन माई हेड। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब बताना है इसमें कौन सा आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, मैंने पहले पे ही टिक कर दिया, 1 मिनट। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है? देखिए, द बॉय किक्स द फुटबॉल, आई फील, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, वही आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है ना? यस, यहाँ पे भी आपका ये ट्रांसिटिव है, ये भी ट्रांसिटिव है, ये भी ट्रांसिटिव है, तीनों ट्रांसिटिव है। यही एक था कि इंट्रांसिटिव है। ओके, ठीक है। सी ट्वेल्ली, नेक्स्ट वन पे आएंगे। सी ट्रूली enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in the sentence above is। growing क्या है? ग्रोइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है। एक इन्फिनेटिव फ्रेज है कि जिरंड है, पार्टिसिपल फ्रेज है कि नन ऑफ दीज है? क्या है बताना है हमें। तो सी ट्रूली इंजॉयड ग्रोइंग। ठीक है, इंजॉयड के बाद तुरंत आया है ना। इंजॉयड क्या है? वर्ब है। ओह शिट, एंजॉयड क्या है? वर्ब है। वर्ब के जस्ट बाद आया है, तो वर्ब के बाद आपका क्या आता है? सब्जेक्ट तो नहीं आएगा। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है। और नाउन में क्या होता है भाई? जिरंड भी तो नाउन ही बनता है ना, तो ये जिरंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई फ्रेज की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रेज दो मतलब एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं ना, तो वो फ्रेज कहलाते हैं। यहाँ तो सिंगल वर्ड है, तो फ्रेज तो पार्टिसिपल फ्रेज का तो कोई बात ही नहीं है। इन्फिनेटिव तो होता ही नहीं है, ये इन्फिनेटिव है नहीं। 2+ रहेगा तब इन्फिनेटिव होगा, ये इन्फिनेटिव भी नहीं है। जीरन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। डैश द शॉवर वॉज ओवर, द सन सोन आउट अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि डैश द शॉवर वॉज ओवर, द सन सोन आउट अगेन, अनलेस विद आफ्टर या इफ। तो यहाँ पे आफ्टर करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द शॉवर वॉज ओवर, द सन शोन आउट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। दे आर स्टिल वर्किंग, दे डैश फिनिश। वे अभी भी काम कर रहे हैं, वे उन्होंने क्या किया है? अपना काम पूरा कर लिया है, यानी कि उन्होंने फिनिश नहीं किया है। मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो अभी उन्होंने काम को क्या किया है? पूरा नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आपका स्टिल वर्किंग है, उसके बाद अभी पूरा नहीं किया है, आपके परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये भाई ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट ही आ जाएगा। यहाँ पे हैड नॉट तो लगेगा नहीं, डिड नॉट भी नहीं लगेगा। बचा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। हैव लगेगा, सॉरी हैज़ या हैव आएगा, तो यहाँ पे दे है, हैवेंट लग जाएगा। ही नोज़ हाउ टू पे डैश, ही नोज़ हाउ टू प्ले डैश ऑन वर्ड्स। ये तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना, प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ बस कोलाइडेड डैश अ कार। तो बस ने क्या किया है? कोलाइडेड किया है। क्या किया है ये बताना है।
कि अब बस कोलाइडेड डैश अ कार, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ओके, कि बस जो है कोलाइडेड मतलब टकराना, कोलाइड मतलब क्या होता है, टकराना, कोलाइड। तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन आपका आता है विद आता है, क्या आता है, विद आता है। तो अब बस कोलाइडेड विद अ कार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब बस क्रैश डैश अ कार, एक बस ने क्या किया है, कार को क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। तो क्रैश के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इनटू, तो क्रैश्ड इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से ही नफरत करता हो, औरतों से नफरत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, इनोक्यूएस मतलब अहानिकार होता है। मैट्रिसाइड तो नहीं होगा, मैट्रिसाइड मतलब मर्डर ऑफ मदर, माँ की हत्या जो होती है, मर्डर ऑफ मदर, ठीक है, जो माँ की हत्या होती है उससे बोला जाता है। मैट्रिक्यूलस ये भी नहीं होगा। मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा, क्योंकि मिश मतलब क्या होता है, मिशो मतलब होता है टू हेट, ठीक है, टू हेट होता है। फिर गाइन मतलब वीमेन, IST जो पर्सन, द पर्सन हु मतलब जो पर्सन नफरत करता हो। वन हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी मतलब जो धन के लिए लड़ता हो, मनी के लिए ही लड़ता हो। अमेचर, मशीनरी, पैट्रियट या पैनाशिया तो होगा नहीं, रामबाण होता है। पैट्रियट मतलब देशभक्ति। अमेचर मतलब शौकिया व्यक्ति जो शौकीन से अपना काम करता हो, उसका पेशा नहीं होता है। मशीनरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, भाड़े के जो सैनिक होते हैं जिनका काम ही होता है पैसों के लिए काम करना। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड या फिर डिफीट, जिससे जीता या हराया ना जा सके, उसे क्या बोलेंगे, इंशॉलेबल मतलब होता है अघुलनशील। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अघुलनशील जो घुलता ना हो। इनमिटेबल क्या होता है, अद्वितीय, ठीक है। इनविंशिबल हो जाएगा, विंशिबल मतलब हराया जा सके, और इनविंशिबल मतलब जिसे हराया ना जा सके, अजय जो होता है। 119 से 120 तक फाइंड वन वर्ड हमें देखना है कि कौन सा वन वर्ड आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा वन वर्ड है जो इनकरेक्ट है, तो देखेंगे पहला, अ रिलीजियस सॉन्ग को हम हिम कहते हैं। रिमार्केबल टैलेंट को प्रोडिगी कहते हैं। अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी लेकिन बहुत ही अम्यूजिंग स्टोरी होती है, उसे एनेक्डोट कहते हैं। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा अ रूम फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेलरी नहीं गैलरी बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड रॉन्ग था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग विग्नेट, अ स्पीच आर पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण, उसे विनेट बोलते हैं, विनेट, ठीक है, विनेट बोलते हैं। स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन मतलब कोई भाषण हो गया, कोई स्पीच हो गई, कोई राइटिंग हो जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, उसे पैनिजेरिक बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्तुति ज्ञान बोलते हैं। अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों से भरी एक स्टाइल होती है, शब्दों से भरी शैली होती है, उसे वर्बोस कहते हैं। अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के स्मृति में रखी गई कोई चीज़ किसी व्यक्ति की यादों में है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम नहीं बोलेंगे, उसे हम मोमेंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटो बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मोमेंटम नहीं होगा यहाँ पे। 121 से 122 क्या देखना है, फॉरेन एक्सप्रेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ध्यान रखना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला देखेंगे, एड नॉसियम मतलब टू द पॉइंट ऑफ डिस्कस्ड मतलब घृणा की हद तक, अति उपकाई जिसे बोला जा सकता है। एड वैलोरम क्या होता है, इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गॉड्स ऑफ टेक्सास मतलब माल की जो अनुमानित मूल्य होती है उसके अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, एड वर्बम मतलब वर्ड बाय वर्ड, ये सही है। यहाँ पे आपका डी मतलब इनकरेक्ट है, अफेयर डी अमोर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अफेयर डी अमोर,
इसका क्या मतलब होता है? अब लव ट्रायंगल नहीं होता, अ लव अफेयर होता है। इसका मतलब होता है अ लव अफेयर। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा याद रखना है आपने। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका? ठीक है, अगला जो है आपका अफेयर डी ऑनूर। अफेयर डी ऑनूर मतलब होता है अ मैटर ऑफ ऑनर, सम्मान की बात। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वन जो है अफिसो। अफिसोनाडो मतलब एन आर्डेंट एंटागोनिस्ट दिया है, एक प्रबल विरोधी। एजेंट प्रोवोकेटर, नेक्स्ट वन है एजेंट प्रोवोकेटर मतलब क्या होता है? इनसाइड एजेंट या स्पाई, अंदरूनी जो एजेंट होते हैं या जासूस। जैसे आपके वो होते हैं ना अंदरूनी एजेंट, अरे उसे क्या बोलते हैं? जैसे आपके रॉ एजेंट वगैरह होते हैं जो ऊपर से दिखते नहीं हैं, वो लोग फॉर्मल में रहेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं कि ये लोग एजेंट है, कोई रॉ एजेंट है, लेकिन अंदर से वो स्पाई रहते हैं, जासूस रहते हैं। ठीक है, तो ये सही है, एजेंट प्रोवोकेटर। एला कार्टे, एला कार्टे मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मेनू के अनुसार या अ सेलेक्टेड मील, एक चयनित मील होती है उसे कहा जाता है। तो अच्छा गलत क्या है यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। ठीक है, एफिशनाडो मतलब होता है एन आर्डेंट, एंटागोनिस्ट नहीं होगा। ठीक है, एन आर्डेंट डिवोटी। ठीक है, मतलब एक प्रबल भक्त होता है, एंटागोनिस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन ग्रामर डैश इज अ वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, व्याकरण में, ग्रामर में जो कहा जा रहा है कि उसका जो उसके प्रति जो स्पीकर है, स्पीकर का जो दृष्टिकोण है, व्यक्त करने का तरीका है, वो क्या कहलाता है? मूड, टेम्परामेंट, कंडक्ट या एस्पेक्ट, उसे क्या कहते हैं बताना है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है जब भी हम टेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, उसका दृष्टिकोण व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है। जैसे मैंने कहा सी रीड्स वह पढ़ती है, सॉरी एक मिनट, सी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पे स्पीकर कौन है? सी है, ये वक्ता है। तो इसका मूड क्या दिखा रहा है? इसका दृष्टिकोण क्या दिखा रहा है? कि वो पढ़ने में शौकीन रख रही है, यानी कि पढ़ रही है, ये इसका मूड दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूड करेक्ट हो जाएगा। मूड हम पढ़ेंगे किसी दिन, एक वीडियो में मैं मूड का पूरा लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मूड के बारे में जानना ज़रूरी है कि मूड होता क्या है। मूड सिंपल है, मतलब वक्ता के बारे में ही बताता है, वक्ता के दृष्टिकोण को ही व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में ही बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। डैश इज़ यूज फॉर फैक्चुअल स्टेटमेंट, यानी कि अजर्शन, डिनाइल, टू आस्क अ क्वेश्चन, पॉजिटिव बिलीफ या सपोजिशन, जैसे कि कोई फैक्ट को अज्यूम करना। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? जब कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट की बात होती है, यानी कि जब कोई डिनाइल की बात होती है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई सकारात्मक विश्वासों की बात होती है, पॉजिटिव बिलीव्स की, या कोई फिर हम बोल सकते हैं सपोजिशन, जैसे कि इफ़ वगैरह, सपोज कर लो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं चिड़िया बन जाऊँ, ये सपोजिशन मतलब किसी फैक्ट को अज्यूम करना। तो हम प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है उस समय? उसे हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं, या एविडेंशियली मूड, या दोनों ही। ठीक है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, फैक्चुअल स्टेटमेंट दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, पॉजिटिव बिलीफ दिखेगा, सपोजिशन दिखेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इंडिकेटिव मूड और एविडेंशियल मूड। नेक्स्ट वन पे आएंगे। लास्ट वन है डैश एक्सप्रेस डायरेक्ट कमांड्स, प्रोहिबिशंस, हम्बल रिक्वेस्ट, यानी कि एंट्रीटी, प्रेयर एंड एडवाइस, एग्जॉर्टेशन। मतलब वो कौन सा मूड है जिसमें आपको डायरेक्ट कमांड दिखता है, यानी कि आदेश दिखता है, प्रोहिबिशन दिखता है। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब कोई चीज़ रुकावट, निषेध है। हम्बल दिखेगा, हम्बल रिक्वेस्ट उसमें आपको दिखेगा, उसका सेंस निकलेगा। प्रेयर दिखेगा, सेंस निकलेगा। एडवाइस निकलेगा। तो इसे हम कौन सा मूड कहेंगे? इम्परेटिव, सब्जंक्टिव या इंडिकेटिव, या ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ से ध्यान देना है, ये होते हैं इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड में आपको क्या क्या दिख जाएंगे? जिसमें आपको आदेश वगैरह, एडवाइस, सलाह वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो यहीं पे एंड होता है। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। किसी दिन मैं मूड की वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग बताइएगा कि मूड आप लोग को जानना है कि नहीं, तो हम मूड पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। आज टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाय बाय।